औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 24, द एवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन इज़ अ चेंज ओवर द टाइम, ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल। एवोल्यूशन इज़ अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर द टाइम। तो उसके बाद दो तरह के कंसेप्ट हैं स्पीशीज़ की एवोल्यूशन के बारे में, एक है स्पेशल क्रिएशन और दूसरा है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो सबसे पहले जो है इस बारे में दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं इन द अर्ली 19th सेंचुरी के, काजेज़ ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ और इंटर रिलेशनशिप अमंग लिविंग बीइंग्स। तो लोगों के दरमियान जो मुख्तलिफ़ टाइप्स के करैक्टर या खसूसियात पाई जाती हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म में, उनको एक्सप्लेन करने के लिए और उनका आपस में रिलेशन शो करने के लिए दो तरह की जो हैं वो थ्योरीज सामने आई। पहले थे क्रिएशनिस्ट जो कि बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में, जिसमें वो कहती हैं कि हर जानदार को अल्लाह ताला ने अलग अलग पैदा किया है। और दूसरे एवोल्यूशनिस्ट हैं जो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं और वो कहते हैं कि जो स्पीशीज़ हैं वो मुख्तलिफ एक ही स्पीशीज़ के अंदर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ चेंजेस पैदा होने से पैदा हुई हैं। तो इट मीन्स कि लिविंग बींग्स जो हैं ग्रेजुअली चेंज वेयर बाय वन मे गिव राइज टू अनदर एंड डेट ऑल द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म आर मॉडिफाइड डिसेंडेंट ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग वन। The ancestors are simpler in their organization while the descendants are more complex। जो इब्तदाई ऑर्गेनिज़म थे वो सिंपल फॉर्म्स में थे और जो लेटेस्ट हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में कैसे चेंज हुए। तो सबसे पहला जो है उसमें वो है हाइपोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। इसमें वो कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो इनिशिएट हुई थी डीप ओशन में, समुंदर के नीचे, गहरे समुंदरों के नीचे गर्म पानी के चश्मों में। तो समंदर के नीचे जो है गर्म पानी के जो चश्मे पाए जाते हैं उनको हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। द एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर द अर्ली लाइफ माइट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय दीज वेंट्स। तो समंदरों के नीचे जो गर्म पानी के चश्मे थे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे, उनके अंदर जो है ऐसी कंडीशंस और मटेरियल्स मौजूद थे जो कि लाइफ के आगाज़ के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी थे। तो वहाँ पर अ ग्रुप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि आर्ची बैक्टीरिया कहलाते हैं, जो कि टॉलरेट कर सकते थे 120 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को, और वो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पैदा हुए। तो सबसे पहला जो रोल था फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का, वो हम देखते हैं क्या है। The early environment had a very limited supply of nutrients। तो हम देखते हैं रोल ऑफ फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अर्ली इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर वेरी लिमिटेड सप्लाई थी न्यूट्रिएंट्स की, और लाइफ की फूड सप्लाई जो थी वो बिगनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस से इंक्रीज़ होना शुरू हुई। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो थे उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इस्तेमाल किया शुगर कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में तब्दील करने के लिए। बाद में वाटर यूज़ होने लगा और एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन जो कि रिलीज़ होती थी फोटोसिंथेसिस में वो हवा में इकट्ठा होना शुरू हो गई ओजोन की फॉर्म में और O2 की फॉर्म में। आहिस्ता आहिस्ता जो रेड्यूसिंग और एटमॉस्फेयर थी, जहाँ पहले हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद थी, वो ऑक्सीजन में तब्दील होना शुरू हो गई। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओजोन जो थी उसने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को सन से जो आती थी उनको फ़िल्टर करना शुरू किया, और नीचे वाले हिस्से में जो O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन थी उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। एनफ प्रोटेक्टिव ओजोन जो थी वो
420 मिलियन साल पहले बन चुकी थी और उसकी वजह से लाइफ जो है वो ज़मीन पर पॉसिबल हुई। ये जो ब्लू कलर की ऊपर हमारे आसमान पर कवरिंग नज़र आती है, ये ओजोन है जो सूरज की डेंजरस रेडिएशंस को ज़मीन पर आने से रोकती है और इस वजह से ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल है। द चेंज फ्रॉम रिड्यूसिंग टू एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर मीन डेट लाइफ कुड नो लॉन्ग एराइज एबायोटिकली। तो आहिस्ता आहिस्ता जो हवा थी उसमें ऑक्सीजन की मकदार बढ़ने लगी और हाइड्रोजन की मकदार कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। फर्स्ट सेल जो थी वो वेरी सिंपल थे, प्रोकैरियोटिक फॉर्म में थे और ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पैदा हुए थे। अब हम वो सारी हाइपोथेसिस देखते हैं जो प्रोकैरियोट को यूकैरियोट में तब्दील करने के हवाले से दी जाती हैं। उसमें पहली है एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस और दूसरी है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस में क्या हुआ था। दिस आइडिया जो था वो लैन मार्गुलस उसके साथियों ने दिया था और ये एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस कहते हैं। यूकैरियोट जो थे वो सबसे पहले अपीयर हुए थे 1.5 बिलियन साल पहले। यूकैरियोटिक सेल जो था वो एक लार्ज एनारोबिक अमीबॉइड प्रोकैरियोट से पैदा हुआ था जो कि जिसने छोटे अपने से भी छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया, खा लिया, लेकिन उनको अपने अंदर संभाल कर रख लिया और उनको डाइजेस्ट ना कर सका। तो इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस एरोबिक बैक्टीरिया डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया which are the sites for aerobic respiration and most energy conversion in यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि ये सेल को रेस्पिरेशन के ज़रिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो एंडोसिम्बियोट बैक्टीरिया थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया पैदा किए, किस वजह से कि उन्होंने छोटे छोटे एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर खाने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन वो उनको खा ना सके बल्कि वो उनके अंदर कॉपरेशन से लिविंग फॉर्म में ज़िंदा रहना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गए। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला द whip like बैक्टीरिया स्ट्रक्चर might have arise from the ingression of स्पाइरोचीर। एक प्रोकैरियोट जो कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको जब उन्होंने इंजेस्ट किया तो उनके जो फ्लैजेला थे वो इस एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर इकट्ठा हो गए और इस तरह से फ्लैजेला पैदा होना शुरू हो गए। तीसरा जो था वो है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट। इंजेक्शन ऑफ प्रोकैरियोट विच रिजेंबल प्रेजेंट साइनोबैक्टीरिया। तो उन्होंने जब साइनोबैक्टीरिया को खाया और अपने अंदर डाइजेस्ट करने की बजाय रिटेन कर लिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लोरोप्लास्ट में तब्दील हो गए। दूसरी है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। इसमें ये कहा जाता है कि यूकैरियोट सेल्स जो है वो एक ऐसा प्रोकैरियोट सेल था जिसकी मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो गई और अंदर मुड़ने के बाद उन्होंने अपने आप को मेन सेल मेम्ब्रेन से अलग कर लिया और छोटी छोटी सेलुलर ऑर्गेनेलिस में चेंज हो गई। तो इनके अंदर जो है उनका जेनेटिक मटेरियल भी था और इस वजह से जो है बहुत सारी जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस हैं हायर एनिमल ऑर्गेनिज्म के अंदर वो इनकी मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड होने से बनी है। ये मेम्ब्रेन जो है वो यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हैं, न्यूक्लियस बनाती हैं और क्लोरोप्लास्ट बनाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल जो है उसने इंक्रीज़ किया complexity or diversity of life form on the earth. At first, these newly formed eukaryotic cells existed as a cell. पहले ये ऐसे ही सिंगल सेल की तरह मूव करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने
मुख्तलिफ़ सेल्स जो थे उन्होंने डिवाइड करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बनाए, जिसमें मुख्तलिफ़ सेल्स जो थे वो मुख्तलिफ़ कामों को करते थे, और उन सेल्स ने आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू और ऑर्गन्स बनाना शुरू कर दिए। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स देन अडॉप्टेड themselves टू लाइफ इन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट। पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म बना और फिर उसने अपनी चेंज होने वाली इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप में तब्दीलियाँ पैदा की। अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स क्या है। लेमार्किज्म। लेमार्क जो था वो एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। वो इंचार्ज था इनवर्टिब्रेट कलेक्शन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम में पेरिस में। उसने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की और पब्लिश की एवोल्यूशन के बारे में 1809 में, जिसको लेमार्किज्म का नाम दिया जाता है। उसकी थ्योरी दो चीज़ों पर मुश्तमिल थी। एक पहला हिस्सा ये था कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, और दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर्स। तो पहला क्या था, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स। इसमें हम देखते हैं कि लेमार्क ने आर्ग्यू किया डैट एवरी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट के लिए एडजस्टेड होता है। जब इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होती है, ऑर्गेनिज्म जो है वो भी उसके मुताबिक अपने अंदर नई चीज़ें पैदा कर लेता है। In order to satisfy these needs, some of the organs are put together and greater use, और some to lesser use or no use। कुछ पार्ट जो है उसकी बॉडी के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और कुछ कम होते हैं। Consequently, the organs which are used in the most becoming larger and stronger, while the others are reduced in size। तो वो ऑर्गन्स जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं, और बाकी जो कम इस्तेमाल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी एग्ज़ाम्पल उसने दी कि ब्लैक स्मिथ जो था उसके बाइसेप मसल जो हैं वो उस हाथ में ज़्यादा मजबूत होते हैं जो ज़्यादा वर्क करता है और हैमर को उठाता है। इसी तरह से जिराफी जो था उसने अपनी जो नेक थी वो ऊंचे दरख्तों के पत्तों को खाने के लिए खींचना शुरू कर दी और वो लंबी हो गई। इसका दूसरा हिस्सा है कि इनहेरिटेंस ऑफ करैक्टर। लेमार्क ने कहा कि करैक्टर्स जो हैं वो यूज़ और डिसयूज़ से जब किसी इंसान में बन जाते हैं तो वो आगे भी शिफ्ट होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से बहुत से जनरेशन के बाद ऑर्गेनिज्म इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है कि वो एक नई स्पीशी में चेंज हो जाता है। तो इसमें उसने कहा कि इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्टली रोल प्ले करता है स्पीशीज़ को बनाने में, लेकिन उसने के ऊपर जो ऑब्जेक्शन किया गया कि प्रेजेंट डे में कोई भी करैक्टर जो कोई जानदार या ऑर्गेनिज्म सीखता है वो आगे शिफ्ट नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विनिज्म। डार्विन जो था 1809-1882 में एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट था, जो उसने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कॉल्ड अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पब्लिश की। तो डार्विन का जो सबसे पहला जो है वो इसमें कंसेप्ट वो है डार्विन का वॉयेज या सफ़र। डार्विन ने एक बहरी सफ़र किया साउथ अमेरिकन कोस्ट के साथ, और उसने पैसिफिक की बहुत सारी आइलैंड को देखा। 1831 से 1836 में उसने दूसरे साइंटिस्ट भी अपने साथ उसके जहाज़ में थे, जहाज़ का नाम बीगल था। तो डार्विन्स कंट्रीब्यूशंस हैं फाइंडिंग एट mainland साउथ अमेरिका। डार्विन ने देखा कि उसने बहुत सारे स्पेशल जो है वो ऑर्गेनिज्म देखे और उनके स्पेसिमेन इकट्ठे किए, जानवरों के, फाना के और फ्लोरा पौधों के, और दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस की। फाना और फ्लोरा ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है वो डिफरेंट था फ्रॉम डैट ऑफ यूरोप। पहला तो उसने ये देखा कि अमेरिका के जो साउथ अमेरिका के जो जानदार थे पौधे और एनिमल वो यूरोप के पौधों से मुख्तलिफ थे, और उनके फॉसिल जो वहाँ पाए गए वो भी डिफरेंट थे मॉडर्न स्पीशीज से, येट बेसिकली रिजेंबल। तो डार्विन जो है उसने सबसे पहले गालापागोस आइलैंड को स्टडी किया। तो फाना ऑफ गालापागोस आइलैंड क्या था, जब शिप जो है वो गालापागोस आइलैंड पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज़ जो हैं इन आइलैंड की
वो जो वहाँ रहती हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, ताहम वो रिजेंबल करती हैं स्पीशीज़ से जो कि साउथ अमेरिकन की मेनलैंड पर रहती हैं। दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन इंडिकेटेड दैट द एनिमल्स ऑफ द आइलैंड माइट हैव कम फ्रॉम द मेनलैंड एंड देन डाइवर्सिफाइड ऑन डिफरेंट आइलैंड्स। इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जो गैलापागोस पर ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं वो मेनलैंड से आए थे और फिर वहाँ से अलग हो गए और उनके नई तरीके से एवोल्यूशन हो गई। तो डार्विन की फिंचेस जो थी, डार्विन ने वहाँ पर 13 टाइप ऑफ फिंचेस बर्ड्स जमा किए जो कि बहुत सिमिलर थे, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट स्पीशीज़ थी। कुछ स्पीशीज़ जो थी वो इंडिविजुअल आइलैंड्स पर अलग अलग थी और कुछ जो थी वो 2 या 2 से ज़्यादा नियर बाय आइलैंड पर भी मौजूद थी। तो उससे डार्विन ने कुछ नताइज निकाले जिन्हें परसेप्शन ऑफ डार्विन्स कहते हैं। जब वो डार्विन मेन लैंड पर इंग्लैंड में 1836 में वापस आया तो उसने जो चीज़ें सोची वो ये थी। नंबर 1, द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड अडाप्टेशंस आर क्लोजली रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ आर्मोर्ड armadillo in America. A few species would arise from an ancestral form by the gradual accumulation of adaptations, और different जो हैं कुछ जो हैं वो स्पीशीज़ जो हैं वो एंसेस्टर्स में आहिस्ता आहिस्ता अच्छे नए करेक्टर्स के जमा होने से पैदा होती हैं, जैसे कि जेंट टर्टल बड़े टर्टल से। बहुत सारी जनरेशन के बाद 2 पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं कि उन्हें हम एक नए स्पीशीज़ में रख देते हैं, जैसे कि गैलापागोस की फिंचेस में। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं उनकी हिस्ट्री दी हुई है कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी स्पीशीज़ दी, ये बुक के पेज पर दी हुई है। वहाँ से आपने साइंटिस्ट के नाम, उनकी डेट्स और काम जो है वो याद कर लेना। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का आउटफ्रेम दिया और उसको 1944 में इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद माल्थस ने जो है वो ऐसे शाया किया प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से। अल्फ्रेड रसल वेल्स ने भी वर्क किया ईस्ट इंडीज़ में, मलेशिया में, ऑडवल थ्योरी ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी जो थी ये प्रेजेंट करती थी लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में प्रेजेंट की गई 1 जुलाई 1858 में अंडर द जॉइंट ऑथरशिप ऑफ डार्विन एंड वेल्स। 1 साल बाद नवंबर 1859 में डार्विन ने थ्योरी को अपने नाम से पब्लिश किया एक बुक में जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये MCQs में भी आता है। ये जो बुक थी डार्विन ने बनाई ये 2 मेन पॉइंट्स पर डिपेंड करती थी। नंबर 1, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू डार्विन, ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग टुडे आर डिसेंडेंट्स ऑफ सम कॉमन इंसेस्टर दैट लिव्ड रिमोट पास्ट। उसने कहा कि हम जो यहाँ पर मौजूद हैं तो रिमोट पास्ट में बहुत दूर पीछे माजी में कोई ऑर्गेनिज्म था जिससे ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पैदा हुए हैं। इन द डार्विन व्यू द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ इज़ लाइक अ ट्री। उसने कहा कि लाइफ का जो हिस्ट्री है वो एक दरख्त की तरह है। उसका मेन स्टेम जो है दरख्त का वो पुराने सबसे पहले इंसेस्टर ऑर्गेनिज्म को शो करता है और उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस होने से आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस बनी और इन ब्रांचेस वाले ऑर्गेनिज्म से बाद में मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म बन गए। उसके बाद है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन। डार्विन suggested that populations of individual species become better adapted to their local environment through natural selection। ये जो थी थ्योरी उसने कहा कि वक्त के साथ साथ जिस एनवायरनमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म होता है उस एनवायरनमेंट के मुताबिक उसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो उसको वहाँ पर एडजस्ट करने में मदद करते हैं। तो उसके बाद है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंट। अगर इंडिविजुअल जो हैं वो एनवायरनमेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा पैदा हो जाए तो उनके लिए स्ट्रगल शुरू हो जाती है एग्जिस्टेंस के। उसके बाद इसमें जो सर्वाइवल करता है वो रैंडम नहीं होता, वो ऑर्गेनिज्म जिनके करैक्टर्स जो हैं इस एनवायरनमेंट में फ़िट होते हैं वो वहाँ रहते हैं और दूसरे वहाँ से भाग जाते हैं।
जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में चेंज होती है, जो कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जमा होती रहती हैं और न्यू स्पीशीज़ एवोल्यूट होती रहती हैं। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विन थ्योरी। इसमें जो है वो वेरिएशन है, ओवर पॉपुलेशन है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ओरिजिनल स्पीशीज़ बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन क्या होती है। इंडिविजुअल जो है वो एवरी स्पीशीज़ के बहुत सारे डिफरेंस उनके अंदर मौजूद होते हैं और कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली लाइक नहीं होते। उसके बाद जो है अगरचे डार्विन जो है इस वेरिएबिलिटी की वजह नहीं जानता था, लेकिन वो इस वेरिएबिलिटी को इनहेरिटेंस का ज़रिया जानता था। उसके बाद है ओवर प्रोडक्शन। अगर ऑल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे रिप्रोडक्शन से, तो दूसरे वर्ड में वहाँ पर कोई जगह नहीं होगी और सब के सब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फार ग्रेटर नंबर से पैदा करेंगे देन कैन पॉसिबली सर्वाइव। उसके बाद स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ओवर प्रोडक्शन, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जो है वो माहौल से ज़्यादा पैदा हो जाएगा तो उसमें सीवियर कंपटीशन पैदा हो जाएगा। पॉपुलेशन फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ आर कॉल्ड बाय डार्विन एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो जो ओवर प्रोडक्शन फैमिलीज होंगी या स्पीशीज़ होंगी वो आपस में खुराक के लिए और दूसरी सोर्सेज के लिए लड़ना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद जब उनमें लड़ाई होगी या कंपटीशन होगा तो जो इसके अंदर बेहतरीन करैक्टर होंगे वो एग्जिस्ट करेगा और बाकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद है न्यू डार्विनिज्म मॉडर्न सिंथेसिस। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो डार्विन जो है ने पेश की थी, लेकिन बाद में जो नई रिसर्च हुई, नई मुख्तलिफ ब्रांचेस में स्टडीज़ हुई, तो उन ब्रांचेस में होने वाली स्टडीज़ के रिलेशन में इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया गया। तो वो तमाम रिसर्चर्स जिन्होंने न्यू डार्विनिज़म को पैदा किया या उसको लिए फॉर्मेशन के लिए उसको बनाने में अपना रोल प्ले किया, वो ये हैं। नंबर 1 है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के नॉलेज की वजह से वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन एंड क्वांटिटेटिव करैक्टर्स, और विद द प्रोग्रेस इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन 1930 मेंडलिज्म एंड डार्विनिज्म जो है उनको इकट्ठा कर लिया गया और जेनेटिक बेसिस ऑफ वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बनाई गई। एन एक्सटेंसिव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो डेवलप की गई 1940 में, विच केम टू बी नोन एज द मॉडर्न सिंथेसिस। उसको मॉडर्न सिंथेसिस का और न्यू डार्विनिज्म का नाम दिया गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस बिकॉज इट इंक्लूड डिस्कवरीज एंड आइडियाज़ फ्रॉम मैनी डिफरेंट फील्ड्स और बायोलॉजी। तो इसको इस वजह से सिंथेसिस कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे नए आइडियाज़ जो हैं वो जमा किए गए हैं। तो इसमें जो कौन से फील्ड्स बायोलॉजी के जो थे वो स्टडी किए गए, वो पैलेंटोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है, बायोजियोग्राफी है, इकोलॉजी, इथोलॉजी एंड द पॉपुलेशन जेनेटिक्स।